नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और क्या कुछ झलके कुछ फिल्म, कला और संस्कृति की क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से नजर डालते हैं बड़ी खबरों यानी हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का किया उद्घाटन। 190 से अधिक देशों के 3000 उद्योग प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री ने 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया को जोड़ना भारत का मिशन, क्वालिटी सर्विसेज पर भारत का जोर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की आज होगी घोषणा। दोपहर 3:30 पर निर्वाचन आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। कोलकाता में अभया के इंसाफ के लिए एकजुट हुए देश भर के जूनियर डॉक्टर। आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला। आईएमए भी दिन भर के उपवास पर। सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने के लगे आरोपों के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक आज दूसरे दिन भी जारी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी बिल पर रख रहे हैं साक्ष्य। और आइए सबसे पहले बात करते हैं आखिर कैसे भारत दुनिया भर को जोड़ रहा है, यानी कनेक्टिविटी की जब बात की जाए तो कैसे इसमें भारत लगातार अग्रणी हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का शुभारंभ किया। यह सम्मेलन 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानकों पर मंथन का महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बता दें, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम में 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी शुभारंभ किया। यह सम्मेलन सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा का अग्रणी मंच है। इसमें 400 से अधिक प्रदर्शकों और लगभग 900 स्टार्टअप के साथ साथ 120 से अधिक देश भागीदारी कर रहे हैं। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की दूरसंचार क्रांति और डिजिटल क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने विश्व में फैले टकराव का हवाला देते हुए कहा कि भारत हमेशा विश्व को जोड़ने की दिशा में प्रयास करता रहा है। भारत हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के अमर संदेश को जीता रहा है। हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तब भी हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। पीएम ने दूरसंचार और डिजिटल तकनीक को समावेशी बनाने पर भी बल दिया। पीएम ने कहा कि भारत ने इस तकनीक का प्रयोग करके लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को संभव बनाया है। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ओएनडीसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ओएनडीसी से भी
डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। इस दौरान समावेश के साथ साथ सुरक्षा को अहम बताते हुए पीएम ने आह्वान किया कि तकनीक को लेकर वैश्विक स्तर पर मानक तय किए जाने चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं, वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। प्रधानमंत्री ने भारत में नमो ड्रोन दीदी जैसे अभियानों का उल्लेख किया, जिनसे महिला सशक्तिकरण की राह तैयार हुई है। पीएम ने मोबाइल फोन विनिर्माण में भारत में हुई शानदार प्रगति को भी रेखांकित किया। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है। और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया भी है, और इसका असर किस तरीके से विश्व पटल पर अब नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें दूरसंचार और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं, ना सिर्फ आज भी अगर बात की जाए किस तरीके से जो मोबाइल कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद जो यहाँ एग्जीबिशन थी, प्रदर्शनी थी, उसका भी अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने, और वहाँ पर उनसे जानते हुए नज़र आ रहे हैं। बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किस तरीके से जो एग्जीबिशंस लगाई गई हैं, जो उत्पाद हैं, क्या उनका काम रहता है, किस तरीके से जो तकनीक है उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब जब बात की जाती है देश को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने की, उस दिशा में किस तरीके से काम किया जा सकता है और किस तरह की संभावनाएं हैं। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं तकनीक को लेकर, ऐसे में सेमीकंडक्टर जो हैं उसके प्रति हम देख पा रहे हैं किस तरीके से एक मिशन मोड में लगातार काम होता नजर आता है। और आपको बता दें, इससे पहले केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पहले ज़माने में मोबाइल और टेलीकॉम को केवल दूरभाषा का संसाधन समझा जाता था, और पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज ये एक एक व्यक्ति को विश्व के साथ और भारत में एक एक व्यक्ति को दूसरों के दिलों के साथ जोड़ने का संसाधन बन चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में टेलीकॉम का महत्व केवल टीवी, इंटरनेट और फोन के साथ जोड़ने का नहीं है, लेकिन भारत में अगर एक परिवार को मोबाइल और इंटरनेट की सेवा मिल जाती है तो वह बैंकिंग, वेलफेयर स्कीम और संपूर्ण विश्व के साथ जुड़ जाता है। Changes to the Telecommunications Act 2023 is a case in point. It has been designed such a way so as to modernize India's telecom framework, drawing light upon hitherto unaddressed areas such as the high potential sector of satellite communications, addressing the challenges of the digital era, the most important being cyber security. The telecom sector, much like other growth critical sectors in India, is aggressive, is ambitious, and its outlook in our journey from our Amrit Kal to our Shatabdi Kal is to lead the world.
वहीं आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि देश में हो रहे डिजिटल परिवर्तन की नींव पीएम मोदी ने रखी है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रक्रिया में सिर्फ बड़े व्यवसाय ही नहीं, एमएसएमई भी शामिल है। प्रधानमंत्री जी, इस डिजिटल परिवर्तन की नींव आपकी विजन ने आधारित की है। What has been remarkable in this journey is the government's continued thrust on expanding digital infrastructure and accelerating digital adoption for people and businesses equally. As a result, the digital transformation is now moving beyond just the large businesses to our MSMEs, enabling them to break traditional barriers and enter new markets. आपको बता दें, ITU WTSA में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में रियल ग्रोथ कहीं ना कहीं पीएम मोदी के दौर में देखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विजन की जमकर सराहना की। Since 1983, I've been a part of India's telecom story, but I can tell you that the real story began when Prime Minister Modi ji took charge in 2014. He knew the power of technology. He used it in Gujarat for the benefit of the citizens of Gujarat and the society. He realized that if India has to achieve its place on the top table of the world, technology needs to be put to use. And one of the main pillars of his vision was Digital India. That fired up all the entrepreneurs who are connected with telecom and digital services. भारत मंडपम में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी भी शामिल हुए। आकाश अंबानी ने कहा कि नए भारत में देश के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन नजर आ रहा है। युवाओं के साथ इनक्रेडिबल कनेक्शन बनाने और असंभव दिखने वाले लक्ष्यों पर काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। Because of your encouragement to the industry and innovation, India has been digitally transformed by perhaps the biggest digital revolution in history. In New India, in Modi ji's India, there's no more business as usual. Rather, there's unusual synergy between government and industry to deliver world-class services to satisfy the needs and expectations of 1.45 billion Indians. As a representative of Young India, I thank you for your incredible connection with the youth and for inspiring us to pursue impossible-looking goals. As we say in Hindi, Modi hai to mumkin hai. मोदी है तो मुमकिन है। और किस तरह का बड़ा बदलाव जो है लगातार देखने को मिल रहा है देश में। डिजिटली जब हम बात करते हैं, देश भर में 5G को रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक लागू करने के बाद भारत 6G तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है और इससे जुड़े पेटेंट दाखिल करने के मामले में टॉप पर है। ग्लोबल 6G पेटेंट फाइलिंग में भारत अब शीर्ष 6 देशों में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक भारत के 6G तकनीक के डिजाइन, विकास और तैनाती में अग्रणी योगदानकर्ता बनने की परिकल्पना की है। भारत 6G विजन के तहत सरकार पहले से ही 6G इकोसिस्टम पर त्वरित शोध पर 470 प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रही है। दूरसंचार विभाग ने 6G शोध को आगे बढ़ाने के लिए 2 अगली पीढ़ी के टेस्टबेड को वित्तीय सेवा दी है। सरकार के नेतृत्व वाली एक समिति के अनुसार भारत अगले 3 वर्षों में सभी 6G पेटेंट में 10% की हिस्सेदारी और वैश्विक मानकों में 6ठा योगदान हासिल कर सकता है। तो देखिए किस तरीके से ना सिर्फ 5G में हमने स्पीड के साथ आगे बढ़े और वही तैयारी अब 6G की भी है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। संदीप अग्रवाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष टेलीकॉम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरीके से आप इसको देखते हैं और साथ ही अरविंद बाली जी भी हमारे साथ हैं, टेलीकॉम विशेषज्ञ हैं। पहले संदीप जी, किस तरीके से आप देखते हैं जो बड़ा बदलाव हम देख पा रहे हैं देश में? डिजिटली परिवर्तन की बात कही जाती थी लेकिन अब हर कोई उस बदलाव को देख रहा है। मोदी जी ने जो वासुदेव कुटुंबकम का सोच रखी जी, और जिससे उन्होंने सिर्फ हमारे
10% मुश्किल से जो गांव शहरों के लोग थे जो विश्व से जुड़े हुए थे, उनकी जगह डिजिटल इंडिया लाके और घर घर हर विलेज पे इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर भारत नेट के थ्रू लाके जी ये इंश्योर किया है कि हर हिंदुस्तानी पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, पूरे दुनिया के कॉमर्स से जुड़ गया है। और आज एक छोटे से गोलगप्पे वाला भी डिजिटल इंडिया से जुड़ा रहता है, जी डिजिटल पेमेंट लेता है और अपना सारा रिकॉर्ड डिजिटल रख सकता है। जब हम कोविड हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े देश भी कागज के ऊपर कोविड सर्टिफिकेट लेके घूमते थे, जी मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास सबके पास डिजिटल सर्टिफिकेट थे। जी दुनिया में कहीं पे भी जा सकते थे हम वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट को लेके। इन सब चीजों की वजह से जो टेलीकॉम की जो ग्रोथ हुई है जी और उसका जो पूरा सोच ही बदल दी गई है, बिल्कुल वो ये है कि हिंदुस्तान अब कंज्यूमर नहीं रहेगा, हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरर रहेगा। इंडिया के अंदर जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का इनिशिएटिव जी भारत सरकार ने लिया है, मोदी जी ने लिया है, उसकी वजह से फ्रॉम चिप्स टू फाइनल प्रोडक्ट 100% इंडिया में इंटरनेट के और मोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो बनने लग रहे हैं जी और इससे सबसे बड़ा फायदा पूरी दुनिया को होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी का जो इशू है वो इससे सॉल्व होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जो इंश्योर करता है, दूसरे कंट्रीज की तरह नहीं जो अपनी कंपनियों को कहते हैं कि आप अपने एप्स में और प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे वो डालें, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डालें जिससे कि उनको पीछे से कंट्रोल किया जा सके। जी संदीप जी, और क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पे जोर देते आए हैं कि जो हमारी तकनीक है, डीपीआई को कई बार वो कह चुके हैं विश्व कल्याण के लिए है, इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहकर कनेक्टिविटी पर जोर है भारत का, तो कहीं ना कहीं ये उसी को दर्शाता है। बिल्कुल। आज जिस भी तरीके से जो भी काम मोदी जी आगे बढ़ाते हैं वो पूरे देश के हित के लिए बढ़ाते हैं और वो इंश्योर करते हैं। अभी जो लेटेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में मोदी जी ने बोला आज, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं फिर बोलूंगा कि दुनिया में अब हो गया है वासुदेव कुटुंबकम, दुनिया एक ही है, आप अलग अलग नहीं रह सकते। ऐप्स हैं, इक्विपमेंट है, तो इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे को एक इक्विपमेंट्स जो हैं उनके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हों जो इंडिया फॉलो करता है, बट बहुत से देश फॉलो नहीं करते। हमको सबको साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और भारत उसमें नेतृत्व करता नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, आपसे भी कुछ जानकारी मैं यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से भारत ने जो प्रगति की है। जब 5G की हम बात करते हैं तो सबसे तेज़ी के साथ, पूरी सक्रियता के साथ हमने देखा कैसे वो देश के कोने कोने तक उस नेटवर्क को पहुँचाया गया। लेकिन जब हम अब 6G की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पहले से ही तैयारी जो है मिशन मोड में नजर आती है, और उसी वजह से हम कह सकते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत जो है वो विश्व के लिए नेतृत्व करता नजर आएगा। सबसे जो आज का जो दिन है ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए, क्योंकि इंडियन मोबाइल कांग्रेस ये वर्ल्ड लेवल की एक एग्जीबिशन यहाँ पे हो रही है। मुझे याद है जब 2015-16 में हम COI में मेंबर थे एज ए CEO ऑफ अ टेलीकॉम कंपनी, उस समय इसके बारे में सोचा गया था और हमने ये नहीं सोचा था कि ये एक दिन इतने बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा आज हम वर्ल्ड लेवल की एक एग्जीबिशन क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स के बेस पे, और मे भी शायद कोइंसिडेंस था कि 2014 में उस समय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने डिजिटल इंडिया, टेलीकॉम, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस लेकर आए, तो उसके बाद एक अलग ही जर्नी शुरू हुई है। और जैसा कि टेलीकॉम के सब लोग जानते हैं कि जब 2G की हम बात करते थे तो हम और 9-10 साल पीछे थे।
3G आया तो हम 7-8 साल पीछे थे। जब 4G की बारी आई तो हम 3-4 साल के गैप के ऊपर लॉन्च कर रहे थे, लेकिन 5G जब आया तो हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमने 5G को लॉन्च किया। और जिस समय 4G का लॉन्च चल रहा था उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहली बार जब उन्होंने पुश करना शुरू किया कि हमको इंडिया में बनी हुई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज करना है जी। और मुझे बता के हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब 5G में काफी ज्यादा इंडियन टेक्नोलॉजी यूज हुई है और उसी की सोच के साथ कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया और ये कोशिश की है कि हम 6G में वर्ल्ड के लीडर बने। 6G में हम अपनी टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड में सप्लाई करेंगे और उसका जो बहुत ही अच्छा रीजन जो बनता है, आज की डेट में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जो है काफी बड़ा हिस्सा उसमें आईटी का आता है और जैसे कि सब लोग जानते हैं इंडिया आईटी में वर्ल्ड को लीड कर रहा है, तो टेलीकॉम में भी ऑब्वियसली 6G में हम वर्ल्ड में एक लीडरशिप पोजीशन बनाएंगे। अपने देश में तो अपना बना हुआ सम्मान, अपनी बनी हुई टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, उसके अलावा बहुत देशों में देंगे। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि कम से कम 70-80 देश ऐसे हैं जहां पे इंडिया की टेक्नोलॉजी जा रही है, बट आने वाले टाइम में हम में भी सब जगह इंडिया की 6G की टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे। 6G 7G 8G में हम लीड करेंगे वर्ल्ड को। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकल से ग्लोबल का जो ये सफर है जो भारत लगभग तय ही कर चुका है, लेकिन इसमें जब हम नेतृत्व की बात करते हैं या भारत को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, सेमीकंडक्टर हब की जब हम बात करते हैं, इन क्षेत्रों में जो काम हुआ है ये किस तरीके से भारत को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हम न सिर्फ देश को विकसित बनाना चाह रहे हैं बल्कि मानवता कल्याण के लिए लगातार जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सबसे बड़ी मतलब खूबी है वो ये है कि उनको फ्यूचर बहुत क्लियरली दिखता है, टेक्नोलॉजी बहुत क्लियरली दिखती है और वो उस चीज पे एक अपना पूरा फोकस डाल देते हैं। जैसा कि आज स्पीच में भी उन्होंने बोला कि ड्रोन्स के ऊपर उन्होंने ये महिलाओं को बहुत आगे लेकर आए हैं ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के। सिमिलरली सेमीकंडक्टर मतलब आगे चल के हार्टलाइन है अगर देखा जाए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज की, और हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन ना के बराबर थी, तो उन्होंने कई साल पहले इस पे फोकस डाला और अब इतनी सारी कंपनीज इंडिया में हैं जो कि और 76,000 करोड़ का पहली स्कीम लेकर आए प्राइम मिनिस्टर मोदी कि इंडिया में हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके लिए इंसेंटिव देके इंडिया में कंपनियों को लेकर आना है। और ये आज थोड़े टाइम पहले ही सेमिकॉन इंडिया भी हुआ, उसमें भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा कंपनियां इसमें आगे बढ़ के आ रही हैं। तो एक एरिया नहीं, मतलब मेरे हिसाब से सब एरिया, चाहे वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, डिफेंस टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, चाहे वो ड्रोन्स की बात हो, हर एरिया में मोदी साहब का एक बहुत बड़ा फोकस है और वो इन सब चीजों को पर्सनली ड्राइव कर रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन ये हम लगातार देख रहे हैं व्यापक पैमाने पर जिस तरीके से इस तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन इनके जब हम असर की बात करते हैं, इनके फायदे की बात करते हैं, जो देश का युवा है उसको किस तरीके से देश में रोजगार के जो अवसर हैं वो इसके जरिए बढ़ सकेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमने आईएमसी का जब सोचा था आज से 10 साल पहले कि आईएमसी इंडिया में होना चाहिए, उससे पहले सब लोग बार्सिलोना जाते थे, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वहां पे होती थी या फिर शंघाई में होती थी, वहां जाते थे जी। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड के लोग इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है तो सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसके कारण जब इतनी बड़ी एग्जीबिशन होती है तो इतने सारे स्टॉल्स बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो सारा एक इंडियन कंपनीज को उसका बेनिफिट होता है। उसके अलावा जब ये इस टाइप का जो फोकस आया है डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का, उसके बेस के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्शन आ रही है। जैसा कि 10 साल में अगर हम देखते हैं कि हमने पूरा हैंडसेट इंडस्ट्री में ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। इंडिया एक टाइम पे इतना बड़ा इंपोर्टर था हैंडसेट्स का, आज हम उतने बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैंडसेट में बन चुके हैं। और यही बड़ी भूमिका जो है इसमें बड़ा बदलाव देखा है हमने कि कैसे पहले इंपोर्ट करते थे, आज के समय में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ विनिर्माण में लगातार कैसे हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने, अगर बात की जाए किस तरीके से विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की बात की जाए या आईएमसी की बात की जाए, इसके जरिए कितना फायदा देश को मिल रहा है और पूरे विश्व में अब भारत का डंका बज रहा है। तकनीकी तौर पर देखा जाए, डिजिटल तौर पर देखा जाए तो एक नई क्रांति जो है वो नजर आती है इस नए भारत में। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार स्वागत। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान AI एक्सीलेंस सेंटर के उद्घाटन मौके पर संबोधित कर रहे हैं। में एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में सॉल्यूशन गिवर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आप सभी को इस अवसर पे बधाई देता हूं। विशेष करके मैं जो हमारे यंग रिसर्चर है उनकी आंखों की स्पार्क पड़ रहा था। इसमें क्या क्या चीज निकल के आएगा, क्या क्या चीज निकल के आएगा। कभी भारत की गांव को अगर पता चलेगा, लोग आज भारत में खेती छोड़ के शहरों में मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं। जब उनको पता चलेगा उनकी प्रोड्यूस को ग्लोबली इतने बड़े मार्केट है, और AI की डाटा उसको प्रूव कर रहा है। और हमारे गांव में खटाल में जो भैंस है उसकी अगर नंबर हम बढ़ाते हैं, उसकी अगर थोड़ा क्लीन और साइंटिफिक प्रोडक्शन इकोसिस्टम बनाते हैं, तब हमारी मिल्क प्रोडक्ट शायद साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की न्यूट्रिशन की कंट्रीब्यूशन करेगा। भारत तो करेगा ही करेगा, अफ्रीकन देशों की भी न्यूट्रिशन की समाधान। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम को साकार करने के लिए विश्व बंधु की भूमिका निभानी है। ये आउटकम है G20 की। हम ग्लोबल साउथ की एनविजन कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ में हमसे अपेक्षा क्या है दुनिया के देशों की, गरीब देशों की। आप ऐसे कुछ देखो, आज की दुनिया में जो बिजनेस मॉडल बना है, उस बिजनेस मॉडल में दुनिया के गरीबों की हक नहीं है। जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी, जो डिसरप्शन आई है, उसमें विश्व की गरीबों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। भारत सदैव, हम तो विद्या को कभी कमर्शियलाइजेशन की दृष्टि से देखा ही नहीं। विद्यादानम श्रेष्ठ, ऐसे हमने मानने वाले लोग हैं। आज जो नॉलेज परस्यूट आज हो रहा है, इसमें भारत की अर्थनीति, भारत की सामाजिक व्यवस्था, विशेष करके नई पीढ़ी को रोजगार दिलवाना। और AI तो नया नया कल्पना लेके आ रहा है। उस कल्पना में हम यहीं बैठ के, मैं हेल्थ केयर की मॉडल को समझ रहा था। उस हेल्थ केयर मॉडल में आपने सही कहा कि हमारी हाथ में जो मोबाइल टेलीफोन है उसमें क्या फीचर है हमें भी मालूम नहीं है, अच्छे लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन भारत में 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन हो जाएगा। आज संजोग से मोबाइल कांग्रेस हो रहा है देश में। आज मोबाइल कांग्रेस हो रहा है। उस मोबाइल कांग्रेस में जो मोबाइल की रिवॉल्यूशन हुआ है देश में, और नए सस्ते अफोर्डेबल नए स्मार्टफोन आएंगे, उसमें चलेगा क्या? ये हम तीनों की मंदिर से निकलने वाले जो प्रसाद निकलेगा, लोक कल्याण की नया आयाम उसमें से जुड़ेगी। और इसकी काम, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन हो, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन हो, या फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन से चलने वाले जो इंस्टीट्यूशन हो, उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज हमारी आवश्यकता है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर आज के अवसर पे देश की ओर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर में, जब 23 फरवरी महीने में
वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच दी थी, तब उन्होंने कहा था हम। तो आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जिन्होंने 3 AI जो उत्कृष्टता केंद्र हैं उसका शुभारंभ किया है, जो ना सिर्फ अगर इनकी बात की जाए जो कि स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और स्थायी शहरों के से संबंधित तमाम जो विषय हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। और इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान बता रहे थे कि कैसे जो देश है वो डिजिटली तौर पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एक बेहतर सामंजस्य जो है नज़र आता है, जो कि देश के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है और अगली पीढ़ी के लिए भी और ज़्यादा मददगार होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। यानी एक शंखनाद जो है वो हो सकता है और इसके लिए दोपहर 3:30 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस दौरान पूरे चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में 45 से अधिक सीटों पर विधानसभा उपचुनाव और वायनाड, नांदेड़ और बशीरहाट लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी संभव है। आयोग की टीम ने कुछ समय पहले दोनों राज्यों का दौरा कर तैयारियों का निरीक्षण किया था। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान करेगा। 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और 81 सीट वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट, झारखंड में 81 विधानसभा सीट, जिसके लिए माना जा रहा है कि आज 3:30 बजे विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। इससे इतर कुछ लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर भी उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। तो एक तरीके से जो शंखनाद है झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव का वो होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने एक बार फिर ईवीएम पर उठ रहे सवालों को खारिज किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसको सिरे से खारिज कर दिया है। विपक्षी दलों के आरोप को सीसी ने खारिज किया है। आपको बता दें, लगातार इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही थी, जिसके बाद अब एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 100% सुरक्षित हैं ईवीएम, ये कहा है सीसी ने। और उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे, विपक्षी दल जो हैं आरोप लगा रहे थे, उसको सिरे से खारिज किया है सीसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। उन्होंने कहा कि जो ईवीएम है वो 100% सुरक्षित हैं। तो लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इस तरह के जो आरोप हैं वो लगातार जाहिर तौर पर विपक्षी दल जो हैं वो लगाते आए हैं। उसके बाद हार का ठीकरा भी फोड़ते नजर आते हैं ईवीएम पर, लेकिन इन्हीं आरोपों को खारिज किया है, आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, जिन्होंने कहा है कि जो ईवीएम है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 100%, 100% सुरक्षित बता रहे हैं इनको। और इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, जो कि कहीं ना कहीं जो ईवीएम है इनकी सत्यता की जो अगर बात की जाए वो लगातार सिद्ध होती नजर आई है। और खासतौर से चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का जो मुद्दा उठा दिया है, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने सिरे से खारिज कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जनता ने मतदान में शामिल होकर जवाब दे दिया है। जहां तक ईवीएम की बात है तो ईवीएम 100% सुरक्षित है। आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने, कमीशन ने, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहाँ पर। तो जाहिर तौर पर शंखनाद होगा। और इसी से जुड़ी और जो जानकारी है उस पर हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। ऋषि कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, दिवाकर कुमार रांची से, योगेश शीतल मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले ऋषि आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने देखा, सीईसी ने सीधे तौर पर कहा कि लगातार इस तरह की जो बयानबाजी है वो की जाती रही है, ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, उनको सिरे से खारिज करते नजर आए हैं राजीव कुमार। इससे पहले जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग
की जो टीम है वो इस बात को सिरे से खारिज करती रही है और इसके लिए न सिर्फ उन्होंने इसे खारिज किया है बल्कि हैकाथॉन जैसे तमाम आयोजन किए जिसमें उन्होंने चैलेंज देते हुए सबके सामने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अपने किसी भी एक्सपर्ट के साथ आके इस हैकाथॉन में शामिल होकर अगर वो साबित करता है कि ये गड़बड़ है तब आयोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। तमाम मसले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, वहाँ तक इन सब चीज़ों को रखा गया है, लेकिन हर बार चुनाव आयोग अपनी जो उनके संविधान में जो उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो कमिटमेंट दिया गया है उसको लेकर वो सही साबित हुआ है। और हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस तरीके के मसले गए हैं तब भी आयोग ने जो पक्ष रखा उसको कोर्ट ने स्वीकार किया। अब इस तरीके की बातें हम देख रहे हैं कि हर बार दिखाई देती हैं, ख़ासतौर से तब जबकि विपक्ष को कुछ अप्रत्याशित हार मिल जाए या उन्हें लगता है कि वो तो जीतने ही वाले थे और हार गए, तो वो जनता के मूड को नहीं भांप पाए, ये उनकी गलती है। लेकिन वो दोष जो है, दोषारोपण आज पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है और हर बार चुनाव आयोग ने इसे सिरे से खारिज किया है। तो इसी बात को आज चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक सवाल में उन्होंने कह दिया कि हम 100% इसको सेफ मानते हैं और ये हमेशा से रही है और इसको अगर सवाल पूछा जाएगा तो इसका जवाब वो एक बार फिर से देंगे। लेकिन निश्चित तौर से चुनाव आयोग आज जिस तरीके से आज महाराष्ट्र और झारखंड की जो चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, पूरी तैयारियां हैं। आज बड़ी खबर यही है कि वहां पर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। निश्चित तौर से ईवीएम को लेकर जो विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही थी उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, और खासतौर से जब अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि आज जो 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, महाराष्ट्र और उसके अलावा झारखंड भी। दिवाकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, अगर देखा जाए 24 की जो चुनौती है झारखंड के लिए, किस तरीके से क्या कुछ जो घटनाक्रम है वो यहाँ नजर आएगी? क्योंकि हाल ही में हमने बात की थी कि कैसे लगातार अब जो चुनावी शंखनाद होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक जो है उनको एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं कि क्या स्थिति रहेगी जब झारखंड के लिहाज से बात की जाती है इन विधानसभा चुनावों की। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार दो बड़े गठबंधनों के बीच महामुकाबला तय है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन चुनावी रणक्षेत्र में उतरने को तैयार है। झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि तय फॉर्मूले के मुताबिक सहयोगी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग सहमति बन गई है। आजसू का साथ लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आजसू को 10 का आसपास सीट मिलेगा, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। श्री शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ना भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सीट से ज्यादा महत्वपूर्ण एक साथ चुनाव लड़ना है। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि भाजपा जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा, हम लोग तैयार बैठा। सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना। इधर एनडीए जहां उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तैयारी में है, वहीं अब तक इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग पर ही अटका है। इस सिलसिले में बैठकों और मुलाकातों का भी दौर जारी है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और जेएमएम प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने कहा कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। गवर्नमेंट की उपलब्धियों से और सीट के संबंध में भी बातें हुई हैं, लेकिन आपस में बैठने के बाद ही उस पर अंतिम फैसला होगा। हमारी बातचीत के कई पहलू हैं, कई माध्यम हैं। हाँ, एक औपचारिक बैठक होगी जो आप लोगों के द्वारा भी कवरेज लिया जाएगा और आप लोगों को जानकारी में भी होगी और उस बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का कुनबा अलग चुनाव लड़ा था, जिसका असर चुनावी नतीजों पर भी दिखाई पड़ा। झारखंड में पिछले कई महीनों से सियासी हलकों में खूब गर्माहट दिख रही है। यात्राओं और चुनावी दांवपेच में सभी दलों ने खूब ताकत झोंकी है। यह चुनाव दलों के दावों और वायदों का भी टेस्ट होगा, जो पिछले 5 सालों से राजनीति के गलियारों से गांव की गलियों में गूंज रहे हैं। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार।
तो झारखंड की जब बात की जाए तो आपको बता दें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आज होगी। बीजेपी मुख्यालय में होने जा रही इस बैठक में झारखंड विधानसभा के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इस समिति में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष और अमित शाह समेत कई बड़े नाम हैं, जिनकी मौजूदगी में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगती है। जाहिर तौर पर झारखंड विधानसभा की जब हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जब यहाँ पे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद कैसे जो राजनीतिक सरगर्मी है, हलचल है, वो बढ़ती नजर आएगी। हमारे संवाददाता दिवाकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा और जैसा आपने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों के दावों की बात की जाए, वादों की बात की जाए, अब कहीं ना कहीं उनका टेस्ट होता हुआ नजर आएगा और भी ज़्यादा हलचल जो है वो बढ़ती नजर आएगी तारीखों के ऐलान के बाद से ही। संहिता लागू नहीं हुआ है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी तरफ से उस तरीके से नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा चलाई गई, जिसका नेतृत्व कल्पना सोरेन, बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह जैसे मंत्रियों ने किया। तो इस तरह से तमाम जो एक माहौल झारखंड में है वो विधानसभा चुनाव का लगातार दिख रहा है। और आज जब 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की ओर से इसकी घोषणा की जाएगी तो निश्चित तौर पर इसका जो इंतजार झारखंड की जनता के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों को लंबे समय से था, उसका आज पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो निगाहें हैं कि किस तरीके से इस बार जो गठबंधन और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो निकलकर सामने आएगा। तो एनडीए का कुनवा चूंकि इस बार यहाँ पर बड़ा तरीके से चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहा है, तो झारखंड में जो चुनाव इस बार विधानसभा के होंगे उसमें एनडीए का कुनवा में भारतीय जनता पार्टी, आसू पार्टी, जदयू और लोजपा रामविलास की जो पार्टी है, इन चारों के बीच गठबंधन की जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। और लगभग कहा जा रहा है, हेमंत विश्व शर्मा का भी आप बाइट भी सुनवा रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 98% फाइनल हो गया है, 98% उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा और तारीखों का ऐलान करेगा, उसके बाद संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो तमाम दल हैं वो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसकी ओर से जो है बैठकों का दौर वो भी लगातार चल रहा है। कल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय समिति है उनकी बैठक हुई है। उसके बाद हेमंत सोरेन दिल्ली में जाकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी दिल्ली में जाकर वेणुगोपाल से मुलाकात कर चुके हैं। तो लगातार जो मुलाकातों का दौर है और सीटों पर और नामों में किस तरीके से फाइनल होना चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा हर कंस्टिट्यूएंसी जो झारखंड की 81 विधानसभा सीटें हैं वहां पर उन्होंने बकायदा रायशुमारी की है। पार्टी प्रत्याशियों के जनता से उन्होंने नाम लिया है और उस पर आखिरी मोहर लगाने का प्रयास होगा। कुछ इसी तरीके से जनसंवाद कांग्रेस के द्वारा किया गया है। तो लगातार जो पार्टियां यहाँ पर हैं वो लगी हुई हैं कि जी दिवाकर, और ऐसे में देखना यही होगा क्योंकि लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि जो एनडीए है वो तो पूरी तैयारियों के साथ दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी बैठकों का दौर चल रहा है। बात अगर की जाए महाराष्ट्र की, वहां भी अगर खासतौर से हम बात करते हैं तो जो तमाम सीटें हैं उनके पर चुनाव की घोषणा की जाएगी। ऐसे में योगेश सीतल जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, किस लिहाज से अब देखा जाए, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफ़ी समय से हमने देखा किस तरीके से चल रही है महाराष्ट्र में भी, लेकिन आज जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा किस तरह के समीकरण जो हैं वो बनने शुरू होंगे? देखिए, जो राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में रहा है, खास करके 2023 में या उससे पहले जब पार्टियां बंटनी शुरू हुई, चाहे शिवसेना, जो दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां थी, चाहे वो शिवसेना हो या एनसीपी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बंटवारे ने एक तो यहाँ की पूरी चुनावी रणनीति या फिर आप जो वोटर्स बोले, इनके सामने कई सारे जो है कंफ्यूजन क्रिएट किए, कई सारे चैलेंजेस क्रिएट किए, क्योंकि दोनों ही जो क्षेत्रीय पार्टी थी वो मुंबई महाराष्ट्र की कोर पार्टियां थी और उनका अपना एक शेयर था वोट का, चाहे वो विदर्भ में हो, कोंकण में हो, उत्तरी महाराष्ट्र में हो, मराठवाड़ा में हो या फिर प्रॉपर सिटी में हो। जिस तरीके से पार्टियां बटी है उससे चुनाव में काफी रोमांच पैदा हुआ है। अभी थोड़ी देर जो है 2:30 बजे जो है महायुति की प्रेस वार्ता थी, जो कि एनडीए आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में उसकी पीसी थी, लेकिन उस पीसी को फिलहाल टाल दिया गया है क्योंकि चुनाव आयोग की पीसी जो है 3:30 में एक्सपेक्टेड है, उसकी वजह से वो टाल दिया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर यह पीसी थी। उम्मीद की जा रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम शब्द सभी पार्टी के जो मुखिया हैं जिनको इसकी अथॉरिटी दी
दी गई है उनकी तरफ से आएंगे, लेकिन चूंकि अभी इसमें कुछ स्पष्टता अभी तक नहीं आई है, तो जब तक सीट शेयरिंग पे बात, जिसको आप कहते हैं कि पूर्णविराम नहीं लग जाता, पार्टी के जो घटक दल हैं, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो चाहे वो महायुति हो, तब तक मुझे लगता है कि फिलहाल ये चीजें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेगी। किसी भी वक्त चुनाव आयोग की पीसी के बाद बिल्कुल करीब 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होगी, उसके बाद देखना होगा जो तारीखों का ऐलान होता है कैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश, दिवाकर और ऋषि, आप हमारे साथ जुड़े, बताया कि क्या स्थिति बन रही है और कैसे अब करीब 3:30 बजे, ज्यादा समय नहीं बचा है, वहां पर जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Let yourself flow with the turn of each tide. Salty winds, you sweeten your ride. Maharashtra is the hit. महाराष्ट्र टूरिज्म। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मिड डे प्राइम में आइए बात करते हैं कोलकाता की, जहां अभया केस में लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर्स के रेप, अगर बात की जाए डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई भी करेगा। CBI इस मामले की जांच की प्रगति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट को देगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI से पूछा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच के दायरे में हैं और अभी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल टास्क फोर्स यानी NTF को भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करनी है। NTF को मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर अपने सुझाव देने हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन 11वें दिन यानी आज भी जारी है। इस बीच एक और डॉक्टर की तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूख हड़ताल पर बैठे अब तक 5 डॉक्टर्स की तबियत बिगड़ चुकी है। उनके समर्थन में देश भर के जूनियर डॉक्टर के संघ ने आज OPD और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला किया है। इनके समर्थन में IMA के जूनियर डॉक्टर भी आ गए हैं और देश भर के जूनियर डॉक्टर आज दिन भर उपवास पर हैं। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगा। इन सारे मुद्दों पर IMA ने आज दोपहर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। बंगाल भाजपा ने भी डॉक्टरों के समर्थन का ऐलान किया है। एक तरफ ममता सरकार तो दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स के बीच गतिरोध लगातार कायम है। बातचीत से कोई हल निकल ही नहीं पा रहा है। कल डॉक्टर्स और मुख्य सचिव की वार्ता भी बिना नतीजे के ही समाप्त हो गई। इसके अलावा ममता सरकार के दुर्गा पूजा कार्निवल के प्रति भी निराशा जताई गई है। रविवार को बंगाल के मुख्य सचिव ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स को लिखे पत्र में उन्होंने कहा गया था कि ऐसे नाजुक समय में इस तरह का आयोजन ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल रेजिडेंट डॉक्टर्स की भूख हड़ताल के समर्थन में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी है। दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल में IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर RV अशोकन भी शामिल हुए। एक दिन के भूख हड़ताल के बारे में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के मानद राज्य सचिव डॉक्टर प्रकाश लालचंदानी से बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर की जो भूख हड़ताल चल रही है उसके समर्थन में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी आज एक दिन का भूख हड़ताल रखा हुआ है और IMA हेडक्वार्टर पर इस भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश लालचंदानी है जो ऑनरेबल स्टेट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि किस तरीके से आपका ये हंगर स्ट्राइक चलेगा? देखिए, वेस्ट बंगाल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज 10वां दिन है उनकी भूख हड़ताल का और जितनी मेरी जानकारी है 5 जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं
अपने गिरती हुई स्वास्थ्य के कारण उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ गया है। और नेशनल मेडिकल एसोसिएशन जो है उन्होंने सारी जो अपनी स्टेट और लोकल ब्रांचेस को के साथ मीटिंग कन्वेन करी और उनके सपोर्ट में एक दिन का ये जो पूरे देश में एक दिन की जो टोकन प्रोटेस्ट धरना है और हड़ताल है वो जूनियर डॉक्टर नेटवर्क और मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क के थ्रू ये की जाएगी। अपील भी करेंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो उनको जल्दी से जल्दी उनका वो करे, सिद्ध करे। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्टेनिंग इश्यूज़ हैं वो उनका भी सोल्यूशन दें हम सब। आप लोग की मांग क्या है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हमारी सिंपल एक मांग है, सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट एज ऑफ नाउ। और नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गठन हो ही गया है। हम चाहते हैं उनके डिसीजंस बहुत जल्द से जल्द आएँ। जो सबसे बड़ी डिमांड है, जो दोषी हैं आरजी कार रेप और मर्डर के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन फास्टेस्ट होनी चाहिए और जो दोषी पाए जाएं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो नंबर 1 डिमांड है ही है। साथ में आज तक जो 2 महीने होने को आ रहे हैं, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में, वो अभी तक मिले नहीं हैं। तो इस तरीके से डॉक्टरों का ये कहना है कि जो जायज़ मांग है जो डॉक्टर्स का, उसको सरकार जरूर माने और उनकी निगाह नेशनल टास्क फोर्स पर भी है कि उनकी रिकमेंडेशन क्या होती है और सुप्रीम कोर्ट उसको आगे कैसे डायरेक्शन देता है। कैमरामैन मोंटी के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो लगातार एकजुटता नजर आ रही है और आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र दिल्ली से और प्रसन्नजीत जो हैं कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसन्नजीत, पहले आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार जो भूख हड़ताल की जब बात की जाए, डॉक्टर्स की तबीयत बिगड़ने लगी है, समर्थन उनको मिल रहा है, क्या आज के दिन की अगर बात की जाए, क्या कुछ आज की जानकारी? मुकुल, सबसे पहले अभी का जो ब्रेकिंग न्यूज है वो बता दूं कि आज जो दुर्गा कार्निवल की वजह से या उसको एलिबाई बनाकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर धर्मतला एरिया में एस्प्लैनेड जिसको कहते हैं, जहां पे एक मानव बंधन, एक ह्यूमन चेन जूनियर डॉक्टर करने जा रहा है और बाकी जो सिटीजन है, लोग हैं, वो एक काउंटर कार्निवल जिसको द्रोह कार्निवल बताया जा रहा है वो भी करने जा रहे थे। लेकिन आज सुबह कोलकाता पुलिस की तरफ से धारा 163 लगा दिया गया बीएनसी का, तो इसके खिलाफ अदालत में अपील किया गया और अभी किसी समय पे जस्टिस कपूर की बेंच में इसके बारे में सुनवाई होने जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि फिर से सरकार की तरफ से जो प्रदर्शनकारी है, वो प्रदर्शनकारी को दबाने की कोशिश किया जा रहा है कई सारे पैंतरा लगाकर। ये पहली बात है, मैं ये दर्शकों को बताना चाह रहे थे। दूसरी बात यह है कि बाकी जो डॉक्टर अभी भी वहां पे भूख हड़ताल पर है, उनका तबीयत फिर से बिगड़ गया है और नीचे हर मिनट या हर घंटे में उनका जो तबीयत है वो खराब होता जा रहा है। तो पता नहीं आज रात क्या हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो जूनियर और सीनियर डॉक्टर है, ये सारे अपने जो इरादे है वो इरादे में कायम है कि प्रदेश सरकार से जो जो मांगे उनका है, 10 दफा मांगे हैं, उस मांग को वो छीन कर रहेंगे क्योंकि वो काम पे वापस नहीं जा सकते जब तक उनका जो सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी ये एकदम पुख्ता ना हो जाए। और इंतजार है ये सबका सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तरफ। जी बिल्कुल, जो मुख्य मांग है उसकी लगातार कह सकते हैं पैरवी लगातार वो कर रहे हैं। साथ ही नितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, किस तरह का असर यहाँ पे नजर आ रहा है जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं कोलकाता में, अगर दिल्ली की बात की जाए तो? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली में आईएमए के हेडक्वार्टर में हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और आईएमए के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरवी अशोक, वो धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के छात्र भी धरने पर बैठे हुए हैं और एक दिन का सांकेतिक ये भूख हड़ताल है। और इसका असर अगर हम बाकी जो दिल्ली के अस्पताल है वहाँ की बात करें तो अभी कोई असर नहीं है, क्योंकि दिल्ली के जो जितने भी मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है उनके रेजिडेंट डॉक्टरों ने अभी फैसला किया है कि हम अभी आगे ओपीडी में काम करेंगे। अभी हम टोकन के रूप में एक प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम मरीजों को कोई दिक्कत न हो इस पर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे टोकन
जो धरना प्रदर्शन है वो काफी मायने रखता है। और यहाँ से लगातार ये कहा जा रहा है आईएमए की तरफ से कि जो डॉक्टरों की 10 मांग है, वेस्ट बंगाल के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी मांगों को माना जाए, उनमें से बिल्कुल मांगों को माना जाए और उसी के लिए लगातार हम देख पा रहे हैं साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी नितिन इस तरह के जो प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन पे या सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई कोलकाता आजकर रेप मामले की, किस तरीके से इसमें के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बात कर लेते हैं बहराइच की भी, जहां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति अब सामान्य हो रही है। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात की है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है। इससे पहले कल तक हिंसा में जान गंवाने वाले युवक के परिजन न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन स्थानीय विधायक के आश्वासन के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और किस तरीके से जो हालात हैं वो सामान्य हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो स्पष्ट रूप से की जाएगी। और वहीं खासतौर से बहराइच के मैसी इलाके में जहां ये विवाद और हिंसा की घटना हुई, वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। बहराइच का महसी का वही इलाका है जहां दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के बाद बवाल शुरू हुआ था। ये हालात आपको बताएंगे जब कैमरे की नज़र से आप देखेंगे। नर्सिंग होम बना हुआ था, कोई अस्पताल था, किस तरह इसको तोड़ा गया है, कैसे जलाया गया है। यहाँ एक एक चीज़, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सुरक्षित बची हो। जाहिर है कि लोगों में गुस्सा रहा होगा घटना को लेकर के। पुलिस प्रशासन ने कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज किया होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अभी तक इन कमरों में आग जल रही है। लकड़ी के जो तख्त थे, जो बिस्तर थे, उनकी आग अभी तक सुलग रही है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दो संप्रदायों में, जो दो धर्मों के बीच जो आग जल रही है वो जरूर शांत हो, क्योंकि देश उसी से आगे बढ़ेगा। जब तक सामाजिक समरसता नहीं बढ़ेगी तब तक इस देश को आगे बढ़ने में संकट होगा। तो जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनमें यही कहा जा सकता है कि जितनी जल्दी शांति आए इस क्षेत्र में, आपसी भाईचारा फिर कायम हो, जो हालात बने हैं वो सुधरें, ये जरूर सभी लोग चाहते हैं। धीरे धीरे करके पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने और सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं, उसके बाद हालात सामान्य हुए हैं। यहाँ उम्मीद की जानी चाहिए कि समरसता भी लौट कर जरूर आएगी। कैमरा पर्सन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, महसी, बहराइच। तो बहराइच में हालात जो हैं सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया सीधे तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि ऐसी हिंसक जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो खासतौर से जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे महाराष्ट्र